नमस्कार दोस्तों। देखिए हम लोग का जो अभी क्लास है वो होगा हमारा सामाजिक और धार्मिक आंदोलन, ठीक है। और इससे पिछले क्लास जो हम लोग का कंप्लीट कर चुके हैं वो है आपका 1857 का सिपाही विद्रोह, ठीक है। 1857 का सिपाही विद्रोह हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और ये जो नया टॉपिक है हमारे समाज में और धार्मिक आंदोलन की जा रही है, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए शुरुआत करते हैं। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासनकाल में जिस तरह से हमारे भारतीय समाज में, हिंदू समाज में जिस तरह से कल्चर अपनाए गए थे, जो कि अंधविश्वासों की तरफ, अंधविश्वास में बहुत ज़्यादा फैली हुई थी भारतीय कल्चर, उसमें कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि महिलाओं के साथ खास करके अत्यधिक भेदभाव किया गया है। महिलाओं की जो स्थिति वो बहुत दयनीय है, दयनीय मतलब देखी जाती थी। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि महिलाओं के साथ न कहीं उनके मतलब कि उनके हित की बात करते थे, महिलाओं को नहीं यहाँ पर शिक्षा की भी बात करते थे। और भारत में यानी कि 19वीं शताब्दी में भारत में महिलाओं के साथ जो हम लोग ही भेदभाव करते हैं, चाहे वो आपका सती प्रथा का उन्मूलन देखा जाता है, स्त्री शिक्षा पर जोर नहीं दिया जाता है, यहाँ तक कि हम लोग बाल विवाह का भी प्रचलन देखते हैं भारतीय समाज में, ठीक है। तो इस तरह की जो महिलाओं के साथ कुरीतियाँ होती हैं, जो महिलाओं के साथ अंधविश्वासों पर टीका रहता है भारतीय समाज, हिंदू समाज, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे कि उनके प्रति, उनके फेवर में लड़ने के लिए कौन कौन से आंदोलन किए जाते हैं तथा उनके साथ कौन कौन से ऐसे महान व्यक्ति होते हैं जो कि इन महिलाओं के अधिकारों के लिए बात करते हैं, ठीक है। जिसमें हम लोग अभी देखेंगे कि कौन कौन से वो आते हैं आपके। अगर महिलाओं में अगर बात करेंगे तो ये देखेंगे जैसे कि सती प्रथा देखेंगे, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे बाल विवाह, ठीक है। तीसरा हम लोग देखेंगे स्त्री शिक्षा पर जोर देना। चौथा हम लोग देखेंगे बौद्ध, शिशु बौद्ध। इस तरह की जो महिलाओं के साथ कुरीतियां, मतलब इस तरह महिलाओं इस तरह के जो नियम कानून है, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, स्त्री शिक्षा और शिशु वध जो है, इस तरह की जो कृतियां महिलाओं के साथ यानी कि किया जाता था, तो उसके फेवर में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो सारी घटनाएं महिलाओं के साथ की जाती थी, तो कुछ समय के बाद, आने वाले कुछ समय के बाद कुछ ऐसे महान पुरुष भी मतलब कि जागृत होते हैं, और जागृत होने के फलस्वरूप महिलाओं के अधिकारी को बात करते हैं। तो वो महान पुरुष कौन होते हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। देखिए अब ये तो हो गया आपका स्त्री से रिलेटेड, ठीक है, ये हो गया आपका स्त्री से रिलेटेड। अब बात करते हैं हम थोड़ा जाति से, यानी कि हम कहते हैं कि जब 19वीं शताब्दी में ये ब्रिटिश भारत में शासन कर रहे थे, तो उस समय जो हिंदू समाज में उच्च कास्ट लोग रहते हैं वो मतलब कि लोअर कास्ट को अछूत मानते थे, मतलब कि अस्पृश्यता के हीन की दृष्टि से देखते थे। उनके साथ भेदभाव किया जाता था, जैसे कि उनको मंदिरों में जाना प्रवेश नहीं था, वो मंदिर में नहीं प्रवेश कर सकते थे। उनके जो रहने का आवास था वो गांव से बाहर अलग रहने का भी इस तरह का प्रावधान किया गया था, ठीक है। तो इन्हीं सब को दूर करने के लिए भारत में कुछ ऐसे मध्यम वर्ग जागृत हुए, और मध्यम वर्ग जागृत होने के फलस्वरूप इन सभी बुराइयों के सामना करता है। और सामना करने के बाद ब्रिटिश काल में ही कुछ ऐसे नियम कानून का प्रावधान किया जाता है, तथा उनके द्वारा, उनकी कोशिश से ये सब कुरीतियों की दूर करने की कोशिश की जाती है। तो सारा सब कुछ इसमें आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं हम सती प्रथा की। देखिए आज का जो टॉपिक है वो है हमारा सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि ये सती प्रथा क्या है और इसमें किसका योगदान होता है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए अब ये जो सती प्रथा है, इस सती प्रथा को उजागर करने, इसको खत्म करने के लिए अगर देखा जाए कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है तो वो है आपका राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। देखिए और हम सती प्रथा की बात करें तो सती प्रथा भारतीय समाज में एक ऐसा मतलब दंडनीय के मतलब कि दंडनीय स्थिति के रूप में देखा जाता है कि
जब महिला के पति की अगर डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उस महिला को वो जो मतलब कि उस पति के चिता पर मतलब कि जीवित जिंदा जला दिया जाता है, तो जिसे हम सती प्रथा के रूप में देखते हैं, ठीक है। और इसी सिलसिले में आते हैं आपके राजा राम मोहन राय, जो कि एक मतलब कि एक संस्कृत के आचार्य के रूप में भी जाने जाते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो राजा राम मोहन राय हैं, ये जो राजा राम मोहन राय हैं बताते हैं सती प्रथा को, कि सती प्रथा जो है भारतीय समाज में, हिंदू समाज में महिलाओं के साथ जो हो रहा है वो एक दयनीय स्थिति है, यानी कि सबसे खराब के रूप में देखते हैं, ठीक है। और ये जो राजा राम मोहन राय है, इन राजा राम मोहन राय के द्वारा महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय और यानी कि भेदभाव के कारण, भेदभाव के चलते ये जो है ब्रिटिश सरकार को बहुत मतलब कि बहुतों संख्या में आवेदन पत्र लिखते हैं। आवेदन पत्र में इस सती प्रथा को खत्म करने के लिए अनुरोध करते हैं, आवेदन करते हैं, जिसके फलस्वरूप इस पत्र का जो जवाब मिलता है वो 1829 में लगभग ब्रिटिश सरकार जो है इस कानून को पारित कर दी है, मतलब एक सती प्रथा के विरुद्ध कानून पारित कर देती है। 1829 में कानून लागू होता है। ठीक है, 1829 में सती प्रथा के विरुद्ध कानून लागू कर दिया जाता है, ठीक है। और ये जो सबसे पहले कानून लागू होता है कहाँ पर होता है? बंगाल में, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि 1830 में ये जो कानून है आपका बम्बई और मद्रास में भी लागू होता है। तो ठीक है, ये है आपका सती प्रथा का मतलब कि सती प्रथा में सबसे ज्यादा योगदान किसका रहता है? राजा राम मोहन राय के द्वारा, जो कि 18 दिन के प्रयासों के फलस्वरूप 1829 में सती प्रथा को कानून लाया जाता है। और ये जो 1829 में कानून लाया जाता है, इस समय भारत के जो ब्रिटिश गवर्नर रहते हैं वो कौन है? विलियम बेंटिक रहते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक के नेतृत्व में ये कानून लाया जाता है। सबसे पहले कहाँ? बंगाल में लागू किया जाता है और 1830 में इसे बम्बई और मद्रास में भी लागू किया जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि बीपीएससी में रिलेटेड इससे ज्यादा मतलब कि कभी कभार क्वेश्चन भी करता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट। देखिए अब बात करते हैं हम तीसरा कृत्य की। तो ये जो तीसरा है कौन है? विधवा पुनर्विवाह। विधवा पुनर्विवाह। देखिए अब ये जो विधवा पुनर्विवाह के कार्य के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो इस कार्य क्षेत्र में इसे सराहनीय बनाने के लिए सबसे बड़ा देखते हैं योगदान, तो वो है आपका ब्रह्म समाज की, ठीक है। यानी कि ब्रह्म समाज में जो मेन मुद्दा था यह विधवा पुनर्विवाह को कार्य में संलग्न होना, यानी कि विधवा पुनर्विवाह में योगदान। विधवा पुनर्विवाह ये इनका मुद्दा था, ठीक है। देखिए अब ये तो ब्रह्म समाज यानी कि एक संगठन इस विधवा पुनर्विवाह कार्य में मतलब कि सम्मिलित है, यानी कि इसको उजागर कर रहा है, ठीक है। लेकिन इससे भी सबसे ज्यादा अगर महत्वपूर्ण योगदान देखा जाए तो वो है आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। अब ये जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर है ये कोलकाता कॉलेज के मतलब कि कोलकाता कॉलेज के संस्कृत आचार्य हैं। कॉलेज के कौन? संस्कृत आचार्य है, ठीक है। और संस्कृत आचार्य होने के नाते इनका जो संस्कृत से जो जुड़ाव है वो काफी पुराना है, यानी कि यह संस्कृत से जुड़े रहते हैं। और ये जुड़े रहने के फलस्वरूप ये जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी हैं इन्हीं के शब्दों में मतलब कि ये बताते हैं कि वेद जो है हमें पुनर्विवाह की अनुमति देता है, ठीक है। विधवा पुनर्विवाह की जो है अनुमति हमें विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देता है, जिसके फलस्वरूप ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के द्वारा ब्रिटिश सरकार के प्रति इस विधवा पुनर्विवाह को लागू करने के लिए कई पत्र लिखते हैं और इन्हीं
कई पत्रों के फलस्वरूप, इन्हीं प्रयत्नों के फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार जो है सबसे पहले हम देखते हैं कि एक 1856 में कानून लाता है, ठीक है। और वो 1856 में कानून लाता है, और जो कि कानून क्या होता है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह, हिंदू विधवा पुनर्विवाह, हिंदू विधवा पुनर्विवाह लागू लाया जाता है 1856 में, ठीक है। इसके फलस्वरूप देखते हैं कि भारत के हर जगह मतलब कि इस विधवा पुनर्विवाह को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए भारत के कोने कोने में भी महान ऐसे व्यक्ति हुए जो कि इसे खत्म करना चाहे, ठीक है। जिसमें हम देखते हैं कि आपका महाराष्ट्र में कौन है, महाराष्ट्र में आपका जगन्नाथ सेठ और भाऊजी आ जाएंगे, जगन्नाथ सेठ, ठीक है। सेकंड हम दूसरा देखते हैं कौन, भाऊजी। इसी तरह से हम अगर गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में आपका सत्य प्रकाश की स्थापना होती है, सत्य प्रकाश की, सत्य प्रकाश की स्थापना, ठीक है। ये होता है आपका 1852 में। इसी तरह से हम देखते हैं कि 1850 में आपका विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना की जाती है, विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना, जो कि किसके द्वारा की जाती है, ये स्थापना, ये जो स्थापना की जाती है आपका विष्णु जी शास्त्री के द्वारा, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जिस तरह से भारत में ये भारत के महान व्यक्ति इस विधवा पुनर्विवाह को मतलब कि उजागर करने के लिए आते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ तक कि विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की भी स्थापना होती है, ठीक है। और हम लास्ट देखते हैं कि 1893 में एक प्रोफेसर डी.के. कर्वे नाम के प्रोफेसर आते हैं, जो कि बम्बई में, कहाँ पर, बम्बई में फर्ग्यूस कॉलेज है, कहाँ के, फर्ग्यूस कॉलेज के प्रोफेसर आते हैं, और वो जो है एक विधवा महिला से शादी करते हैं, इस विधवा पुनर्विवाह को उजागर करने के लिए, लोगों के अंदर जागरूकता फैलाने के लिए, ठीक है। तो अब ये रहा हमारा अभी विधवा पुनर्विवाह। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है आपका बाल विवाह। अब चौथा जो हमारा कुतिया महिलाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है हमारा बाल विवाह, यानी कि छोटे उम्र में बच्चों की शादी कर देना, यानी कि छोटे उम्र में शादी हो जाना है। देखते हैं कि क्या होता है इसमें कि महिलाओं का मतलब कि जो लड़कियां वो शादी हो जाती है बहुत उम्र दराज के आदमियों से, यानी कि उम्र दराज के लड़कों से शादी हो जाती है, जिसमें महिलाओं को मतलब कि समस्या की सामना करना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए, अब बाल विवाह में अगर देखा जाए तो बाल विवाह का भी ये जो आंदोलनकारी है, यानी कि जो सामाजिक आंदोलनकारी है, जो इनका विरोध जो प्रदर्शन कर रहे हैं, ये भी बाल विवाह में भी इनका जो काफी जो विरोध प्रदर्शन किया गया, ठीक है। और इनके द्वारा जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है बाल विवाह को मतलब कोई कानून के रूप में लेने के रूप में, ये जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार के द्वारा कानून बनाया जाता है, ठीक है, कानून बनाया जाता है। और ये जो देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो सबसे पहले अगर देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो सबसे पहले कानून आता है वो आपका आता है 1872 में, जो कि कौन सा है, नेटिव मैरिज एक्ट, नेटिव मैरिज एक्ट। अब नेटिव मैरिज एक्ट के अंतर्गत जो यानी कि जो लड़कियों का उम्र है वो है आपका 14 वर्ष कर दी जाती है, लड़कियों की उम्र 14 वर्ष कर दी जाती है, ठीक है। लेकिन ये जो
ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट आता है, लेकिन ये नेटिव मैरिज एक्ट जो है भारतीय समाज पर काफी मतलब कि असफल हो जाता है, यानी कि सफलता या प्राप्त नहीं कर पाता है यह नेटिव मैरिज एक्ट, जिसके फलस्वरूप हम देखते हैं कि यहाँ पर एक पारसी महिला के द्वारा, पारसी महिला जिसका नाम क्या है, मालाबारी, जिनका क्या नाम है, एमवी मालाबारी, ठीक है। अब एमवी मालाबारी के नेतृत्व में आता है एक सम्मति आयु अधिनियम, सम्मति आयु अधिनियम। अब इस सम्मति आयु अधिनियम में जो लड़कियों का उम्र होता है वो 12 वर्ष कर दी जाती है, ठीक है, 12 वर्ष, 12 वर्ष कर दी जाती है। और ये जो सम्मति आयु अधिनियम आता है, यह आता है आपका 1891 में, ठीक है। तो इस तरह से मतलब कि हम देखते हैं कि सबसे पहले 1872 में आता है, फिर पारसी महिला एमवी मालाबारी के नेतृत्व में सम्मति आयु अधिनियम आता है, ठीक है। और इस तरह से बीच बीच में इस मतलब कि इस बाल विवाह को सुधारने के लिए, कम करने के लिए इस तरह से सरकार का जो है नियम आते गए, ठीक है। अब पारसी महिला एमवी मालाबारी के बाद हम देखते हैं सबसे पहले तो ये हम एक देखते हैं कि 1930 में, ठीक है, 1930 में शारदा एक्ट लाया जाता है, ठीक है, शारदा एक्ट। अब ये जो शारदा एक्ट है आपका 1930 में आता है, किसके द्वारा, हरविलास शारदा के द्वारा, हरविलास शारदा के नेतृत्व में यह 1930 में आता है शारदा एक्ट, जिसमें हम देखते हैं कि लड़कियों का उम्र 18 वर्ष कर दी जाती है, लड़कियों की जो उम्र है 18 वर्ष घोषित कर दी जाती है, ठीक है। और फाइनली हम देखते हैं एक स्वतंत्रता पश्चात यानी कि 1978 में आता है बाल विवाह निरोधक अधिनियम। अब हम पांचवा कुरीति की बात करते हैं जो हमारे समाज में है स्त्री को लेकर, वो है हमारा स्त्री शिक्षा, ठीक है। स्त्री शिक्षा को लेकर हमारे समाज में जिस तरह के विचार रखे जाते थे, हमारे जो मतलब कि 18वीं शताब्दी से पहले जो पुरुष लोग हैं वो जो विचार रखते थे वो था, उनका मानना था कि यानी कि स्त्री को हिंदू शास्त्र के अनुसार शिक्षा ग्रहण करना नहीं है, ठीक है। यह भारतीय समाज में, हिंदू समाज में यह प्रचलन था कि स्त्री जो है शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकती थी, ठीक है। इसी के मतलब इसको बढ़ावा देने के लिए जो हमारे सामाजिक और धार्मिक जो आंदोलनकारी है, इसको बढ़ावा देने के लिए आंदोलन किए, इस तरह का संघर्ष किए तथा समाज में जाकर के लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है, ठीक है। ऐसे जागरूक करने की कोशिश की है, जिसके फलस्वरूप हम देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि 1819 में एक मिशनरी महिला के द्वारा सबसे पहले कोलकाता में तरुण सभा की स्थापना की गई, ठीक है, तरुण सभा की स्थापना, जिसमें महिलाओं के शिक्षा की बात की गई है 1819 में। उसके बाद हम देखते हैं कि 1849 में इसी तरह से कोलकाता काउंसिल एजुकेशन की भी स्थापना की गई, जिसमें उसमें भी महिलाओं को शिक्षा की बात की गई थी। कौन सा है, कोलकाता काउंसिल, कोलकाता देखिए क्या है, कोलकाता एजुकेशन काउंसिल, ठीक है, काउंसिल। उसी तरह से हम देखते हैं कि ब्रिटिश गवर्नर राज्य में ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच का कानून आता है, चार्ल्स वुड डिस्पैच का नियम आता है, जो कि यह एजुकेशन से रिलेटेड है। और इस चार्ल्स वुड डिस्पैच में महिलाओं की शिक्षा के योगदान की बात की जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो महिला है अपने शिक्षा को लेकर के किस तरह से विस्तार किया जाता था। ये जो भारत के
भारतीय समाज में जिस तरह से ये आंदोलनकारी है वो किस तरह से अपना योगदान दे रहा है। ठीक है, इसी तरह से हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि सबसे पहले 1916 में, यानी कि देखते हैं कि 1916 में प्रोफेसर डी कर्वे के नेतृत्व में, यानी कि प्रोफेसर डी कर्वे के नेतृत्व में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। ठीक है, उसी तरह से देखते हैं कि 1880 में आपका यह मेडिकल में भी इसको बढ़ावा देने के लिए कोशिश की जाती है, यानी कि 1880 में डफरिन हॉस्पिटल्स की स्थापना की जाती है। किसकी? डफरिन हॉस्पिटल्स। डफरिन हॉस्पिटल की स्थापना, यानी जिस तरह से देखते हैं कि 1880 में डफरिन हॉस्पिटल खोली जाती है महिलाओं के पक्ष में, यानी कि महिलाओं के योगदान से रिलेटेड। ठीक है, महिलाओं के लिए डफरिन हॉस्पिटल खोली जाती है। इसके बाद देखते हैं कि महिला जिस तरह से हमारे भारत में अपने शिक्षित वर्ग से लेकर के, यानी कि शिक्षित होती है और शिक्षित होने के फलस्वरूप तक भारत को आजाद कराने में भी अपना योगदान देती है। अगर देखते हैं आजादी में इनके योगदान, तो ये बंगाल विभाजन में भी इनका योगदान रहता है। बंगाल विभाजन में भी ये अपना नेतृत्व निभाती है। बंगाल विभाजन के बाद देखते हैं कि इसी तरह से स्वराज में भी मांग करती है। स्वराज यानी कि जो स्वराज आंदोलन चलाया जाता है, स्वराज की जो भारत के अन्य नेताओं की तरह जो स्वराज की मांग की जाती है, उसी में महिलाओं का भी रोल होता है। ठीक है, स्वराज में सहभागिता, स्वराज में सहभागिता। और उसी के इसी सिलसिले में हम देखते हैं कि यह जो आपका 1825 है, यह 1825 में कलकत्ता अधिवेशन में होता है। 1825 में कांग्रेस अधिवेशन में जो अध्यक्ष रहती हैं वो रहती है आपकी सरोजिनी नायडू। ये सब जो सरोजिनी नायडू अध्यक्ष बनती है, ये कैसे बनती है? शिक्षा के माध्यम से ही बनती है। यानी कि जितना हम स्त्रियों को शिक्षा को बढ़ावा देंगे, वो स्त्री जो है हमारे समाज में उभर कर सामने आएगी, अपना हक की लड़ाई लड़ेगी, अपना अधिकार की बात करेगी। ठीक है, तो 1825 में देखते हैं सरोजिनी नायडू जो है कांग्रेस की अध्यक्ष बनती है। कांग्रेस के अध्यक्ष बनती है। और इस तरह से कुछ सालों बाद कांग्रेस के द्वारा ही महिलाओं के लिए एक 1827 में आपका सरोजिनी नायडू यह जो है आपका सरोजिनी नायडू जो अध्यक्ष बनती है, यह बनती है आपकी 1925 में। ठीक है, अब कांग्रेस पार्टी के द्वारा ही आपका 1927 में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस का भी गठन करे जाते हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि यानी कि 18वीं शताब्दी के 1819 से लेकर के 1927 में किस तरह से परिवर्तन होता है, और इस तरह से यहाँ पर भारतीय महिला कांग्रेस की भी स्थापना की जाती है। और इस तरह से जो भारत छोड़ो आंदोलन होता है, जब देश का विभाजन होता है, तो उसमें भी महिलाओं के द्वारा शामिल की जाती है। महिला भी सहभागिता लेती है और सहभागिता लेने के फलस्वरूप अपना योगदान देती है। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं हम सामाजिक एवं धार्मिक सुधार में उन महान पुरुषों के, जो कि इस प्रचलन को जो महिलाओं के साथ हो रहे हैं, अन्याय जो महिलाओं के साथ हो रहे हैं, जो महिलाओं के जो अधिकारों की बात नहीं की जा रही, उसके विरोध में ये जो महान आंदोलनकारी होते हैं, जो महान व्यक्ति होते हैं, ये जो इनके द्वारा जो समाज में नई नई चेतना जागृत की जाती है इनके द्वारा। और चेतना जागृत करने के फलस्वरूप भारतीय हिंदू समाज में लोगों को जागरूकता फैलाई जाती है, जिसमें हम देखते हैं कि ये जो आंदोलनकारी है, ये जो मेन समाज को जो बदलने वाले महान पुरुष है, वो जो है मध्य वर्ग के आते हैं। ठीक है, ना ये कोई व्यापारी, ना ये कोई राजा, ना कोई महाराजा के नेतृत्व में होता है। ये जो सभी होता है यह मध्य वर्ग की नेतृत्व में होता है। ठीक है, और ये जो मध्यम वर्ग होता है, ठीक है, और ये जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं वो होते हैं आपके शिक्षित। ठीक है, अब शिक्षित में देखते हैं तो मध्यम वर्ग में आने वाले लोग जो है आपके शिक्षित में आ जाते हैं। कौन से? शिक्षक आ जाएंगे। ठीक है, शिक्षक के बाद देखते हैं कि डॉक्टर आ जाएंगे,
इस तरह से वकील आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से संपादक आ जाएंगे, संपादक आ जाएंगे जो अखबार को मतलब कि संपादन करते हैं। शिक्षक, डॉक्टर, वकील, संपादक तथा सरकारी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी। तो ये सब ऐसे वर्ग होते हैं जो कि इस भारतीय समाज को बदलने की कोशिश करते हैं, जिसमें महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय को दूर करना चाहते हैं, चाहे वो महिलाओं के साथ शिक्षा, स्त्री शिक्षा को लेकर हो, चाहे विधवा पुनर्विवाह हो, चाहे बाल विवाह हो, चाहे सती प्रथा जैसे प्रचलन हमारे भारतीय समाज में फैली हुई थी, जो कि एक क्रांति के रूप में देखा जाता है। और वहीं इन्हीं सभी महान पुरुषों के नेतृत्व में जो ये जो शिक्षित वर्ग है, इन्हीं सभी महान पुरुषों के नेतृत्व में हमारा समाज बदलने को अब देखने को मिलता है। जिस तरह से यानी कि देखते हैं कि अब देखते हैं कि जिस तरह से 18वीं शताब्दी से लेकर के भारत के स्वतंत्र होने में भी महिलाओं का योगदान रहता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का भी पूरा क्लास, जिसमें हम सामाजिक और धार्मिक आंदोलन की बात कर रहे हैं। और सामाजिक धार्मिक आंदोलन में मुख्यतः हमने देखे हैं कि हमारे समाज में जो स्त्रियों के साथ जो दयनीय स्थिति है, स्त्रियों के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है, स्त्रियों के जो अधिकारों की बात नहीं की जा रही है, उसमें जो महान पुरुष का योगदान है वो किस तरह से दिए, ठीक है। वो कौन कौन से आंदोलन किए, कौन कौन से जागरूकता फैलाने की कोशिश की है, ठीक है। अब ये जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा आपका जातिगत आधारित भेदभाव। कौन सा? जातिगत आधारित भेदभाव। अब जातिगत आधारित भेदभाव हम मुख्यतः देखते हैं कि इसमें नीच वर्ग और अपर वर्ग में थोड़ा विषमता देखने को मिलता है, जिसमें अपर कास्ट जो है लोअर कास्ट को हीन के दृष्टि से देखता है, उन्हें अछूत मानता है, और उन्हें बसने की स्थिति जो रहती है वो गांव की मतलब गांव से बाहर उनको रखा जाता है, गांव से बाहर उनका बसने की स्थिति बनाई जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि ये भारत में किस तरह सर्वाइव करते हैं, इनके प्रति कौन कौन से नियम कानून आते हैं, तथा इसको जागरूक करने के लिए कौन कौन से लोग